नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कि ईडी के बड़े एक्शन से क्यों मचा हड़कंप, कांग्रेस ने कैसे उद्धव को दिया झटका, फडणवीस को लेकर क्या है बीजेपी का बड़ा ऐलान, आरक्षण पर शरद पवार के सियासी दांव से कैसे किया सबको हैरान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। डीएमएफ घोटाले में ईडी की महाराष्ट्र में छापेमारी, 4 जगहों पर दी दबिश, 1 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में बड़ी फूट, उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने से कांग्रेस का इनकार। संघ के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खेल, बीजेपी की तरफ से चुनावों में फडणवीस होंगे सीएम उम्मीदवार। चुनाव से पहले शरद पवार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग करके चला बड़ा सियासी दांव, सत्ता पर काबिज महायुति की बड़ी मुश्किलें। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, बीजेपी पर पहले फोन हैक करने का लगाया था आरोप, अब बोली पैसों से जीतना चाहते हैं चुनाव। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात करते हैं ईडी के बड़े एक्शन की। ईडी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में छापेमारी के दौरान नकदी और बैंक बैलेंस समेत करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई जिला खनिज निधि यानी डीएमएफ घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। ईडी के मुताबिक ये मामला डीएमएफ ठेकेदारों पर छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के आरोप पर केंद्रित है। पीएमएलए के तहत शुक्रवार और शनिवार को भी छापेमारी में दोनों राज्यों में 4 जगहों पर यह छापेमारी की गई। डीएमएफ माइनिंग से जुड़ा फंड ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिसके तार महाराष्ट्र तक जुड़े हैं। महाराष्ट्र के कई नेता इस मामले में फंसे हैं। जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के दर्ज किए गए 3 मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की है और इन मामलों में राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों के साथ मिलकर कुछ डीएमएफ ठेकेदारों पर सार्वजनिक पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। साथ ही डीएमएफ फंड के उपयोग में भ्रष्टाचार के दावे किए गए थे। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी कमीशन या अवैध रिश्वत दी, जो आमतौर पर 25 से 40% कमीशन होता है। एजेंसी की तलाशी में कुछ फर्म्स और उनके संरक्षक जो उनके मालिक हैं, उन पर यह जांच केंद्रित थी, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, जिसमें नकली स्वामित्व वाली कई फर्म्स हैं और महत्वपूर्ण नकदी होल्डिंग्स का पता चला है। ईडी के ऑपरेशन में 76,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं और फर्म से जुड़े 8 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर करीब 35 लाख रुपए की रकम जमा है। इस छापेमारी में कई नेताओं के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। खबरें ये भी हैं कि माइनिंग से जुड़े इस मामले में कई लोग आने वाले वक्त में गिरफ्तार हो सकते हैं और चुनावों से पहले ईडी का एक्शन और ज्यादा तेज हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ चुकी है। महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर आपसी विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला ने महाविकास आघाड़ी के सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कहा है कि फिलहाल हमने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत नहीं की है। महाविकास आघाड़ी ही हमारा चेहरा है और इसी चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और चुनाव के बाद ही हम मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा करेंगे। जिस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि राज्य में अगली सरकार ठाकरे 2 की ही बनेगी। किसी भी हालात में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही आएंगे। संजय राउत ने यह भी कहा है कि यहाँ पर ठाकरे 2 का मतलब महाविकास आघाड़ी है, यानी ठाकरे 1 सरकार में भी महाविकास आघाड़ी ही थी और इस बार ठाकरे 2 सरकार आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। तुम चुनाव आने पर कितने भी पैसे बांटो, कितनी भी योजनाएं लाओ और कितने भी वोट खरीदने की कोशिश करो, चुनाव में हार ही होगी। संजय राउत ने कहा, 2019 में मैंने ही कहा था कि उद्धव मुख्यमंत्री बनेंगे। नाना पटोले सही कह रहे हैं, एमवीए का सीएम बनेगा, लेकिन उनके सामने कोई सीएम चेहरा है तो बताएं।
कांग्रेस में मैं उसका स्वागत करूंगा। नाना पटोले मेरे मित्र हैं, मैं उनकी अड़चन समझ सकता हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में लोकप्रिय चेहरे की बात कर रहा हूं। जो महाराष्ट्र के मन में है, नाना पटोले के मन में जो चेहरा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो संजय राउत के इस बयान से साफ है कि एमवीए में सीएम फेस को लेकर झगड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आए थे, उसके बावजूद यहां पर उनको उद्धव को यहां पर कहें कि सीएम फेस नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में अब टकराव तेज हो चुका है। महाराष्ट्र फाइल्स में अब बात देवेंद्र फडणवीस की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सियासी तौर पर काफी एक्टिव हैं। पिछले 30 दिनों में फडणवीस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ 3 बैठकें की हैं। फडणवीस और संघ की आखिरी बैठक 10 अगस्त को नागपुर में हुई। इस बैठक में संघ के सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी मौजूद थे। आरएसएस के साथ देवेंद्र फडणवीस की 30 दिन में 3 बैठकों ने राजनीतिक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। इन बैठकों के बाद फडणवीस का कद काफी बढ़ चुका है। बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से लेकर टिकट बंटवारे तक का काम देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे। ऐसे में चर्चा यह है कि फडणवीस के राजनीतिक रूप से ताकतवर होने से महाराष्ट्र की सियासत में किसका खेल बिगड़ सकता है। 2014 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी में जो दिखता है वो होता नहीं है। संघ के पदाधिकारियों और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकात को लेकर भले ही कुछ भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस दिल्ली भी शिफ्ट हो सकते हैं। अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बंगाल, गुजरात, यूपी जैसे राज्यों का प्रभारी नियुक्त होना है। फडणवीस को सत्ता के साथ साथ संगठन चलाने का भी काफी एक्सपीरियंस है। वो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ ही ये भी खबर है कि उद्धव अगर एमवीए की तरफ से सीएम फेस होंगे तो फडणवीस को उनके मुकाबले में खड़ा किया जा सकता है। वैसे अभी तक एकनाथ शिंदे के ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। अब देखना यह होगा कि देवेंद्र फडणवीस को यहां पर क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात शरद पवार के आरक्षण पर आए बयान की। मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति और दूसरे दलों के लिए गले की फांस बन गया है। कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने और फुल प्रूफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं मराठा आरक्षण समर्थक अब नेताओं के काफिलों और उनकी रैलियों को भी टारगेट करने लगे हैं। 2 दिन पहले ही सोलापुर में मराठा आरक्षण समर्थकों ने शरद पवार के काफिले को रोककर इस मुद्दे पर उनसे अपना रुख साफ करने की मांग की। पवार ने आरक्षण की मांग के समर्थन की बात कही, तब जाकर उनका काफिला आगे बढ़ सका। लेकिन रैली में भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए और मनोज जरांगे के समर्थन में नारे लगाए गए। इन सब घटनाओं के एक ही दिन बाद इसे लेकर शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने आरक्षण को लेकर 50% की लिमिट हटाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल लाती है तो महाराष्ट्र की सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अगर मराठा आरक्षण का प्रावधान करती है तो हम इसका भी समर्थन करेंगे। यानी शरद पवार ने गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुल आबादी में मराठा समाज की भागीदारी करीब 28% बताई जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से करीब 90 सीटों पर मराठा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मराठा समाज की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक सूबे के 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही रहे हैं। वोटिंग पैटर्न की बात करें तो मराठा समाज कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था। बाद में समाज का एक बड़ा धड़ा एनसीपी के साथ चला गया। शिवसेना ने भी मराठा समाज के बीच आधार मजबूत किया और इसका फायदा पिछले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को वोट के रूप में मिला। तो मराठा समुदाय या मराठा आरक्षण को यहाँ पर हल्के में नहीं लिया जा सकता और इस बात को बीजेपी बखूबी जानती है। लेकिन शरद पवार ने आखिरी वक्त पर जो दांव चला है, अब देखना यह होगा कि इसका असर आने वाले चुनावों पर क्या पड़ता है। खबरों के आखिर में बात सुप्रिया सुले के बयान की। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के एक बयान से राज्य में बवाल मचा है। पहले उन्होंने अपना फोन हैक करने का आरोप महायुति सरकार पर लगाया। अब उन्होंने चुनाव जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप भी शिंदे सरकार के सिर मढ़ दिया है। दरअसल सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि रिश्तों और लेन देन के बीच अंतर होता है। सत्तारूढ़ गठबंधन को लगता है कि रिश्ते और चुनाव पैसे से जीते जा सकते हैं। खून के रिश्ते और प्यार लेन देन से अलग होता है। लाडली बहना योजना को लेकर भी सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे
पर निशाना साधा और योजना को कहा है कि वो चुनावों को लेकर सरकार लेकर आई है। अगर इन्हें महिलाओं की इतनी फिक्र होती तो ये योजना पहले लेकर आते, अभी नहीं। इससे पहले सुप्रिया सुले ने अपने फोन और व्हाट्सएप को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया था, जिसकी जानकारी देते हुए सुप्रिया सुले ने लिखा था, मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, कृपया मुझे मैसेज या फोन ना करें, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही हूं। सुप्रिया सुले के एक करीबी की यहां पर शिकायत पर पुलिस में ये शिकायत दर्ज भी कराई जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।